So we'll continue with sets, and the last topic that we were doing that day was power set. ठीक है, आपने ये ऑलरेडी अपनी क्लास वर्क नोटबुक में लिखा होगा, तो इसलिए नो नीड टू राइट दिस अगेन, जस्ट सी व्हाट वी वर डूइंग. हमने एक सेट लिया था ए जिसमें 3 एलिमेंट्स थे 1, 2 एंड 7. फिर हमने इसके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स थे वो लिखे थे. हमने ये भी देखा था कि फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, और हमने ये देखा था एवरी सेट इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. तो हमारे पास ए में हमने देखा था कि देयर आर 3 एलिमेंट्स, लेकिन इसमें इसके सबसेट्स कितने हैं? 8 सबसेट्स. सो वी फाउंड द रिलेशनशिप कि अगर किसी सेट में m नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो उसके 2 रेज टू द पावर m सबसेट्स होते हैं. क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, 3 एलिमेंट्स थे तो 2 रेज टू द पावर 3, 8 सबसेट्स हो गए. ठीक है, सो वी ऑब्टेन्ड दिस रिजल्ट. जो फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, वी ऑब्जर्व दैट a has 3 elements and number of subsets of a is 8. तो इसलिए ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट नोट या रिमार्क आप बोल सकते हैं, ये आ गया कि इफ अ सेट हैज m एलिमेंट्स तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे 2 रेज टू द पावर m. ठीक है, अब हमें पावर सेट डिस्कस करना है. तो पावर सेट कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. कोई भी सेट है उसके जितने भी सबसेट्स हैं, अगर उन्हें आप कर्ली ब्रैकेट्स में लिख देते हैं एक सेट फॉर्म में, तो वो पावर सेट बन जाता है. तो पावर सेट बेसिकली क्या है? एक सेट है जिसके अंदर सारे सबसेट्स हैं. ओके, सो लेट ए बी अ सेट, देन पावर सेट ऑफ ए कंटेन्स ऑल सबसेट्स ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय पी ए. ठीक है, तो ये पावर सेट की नोटेशन है. अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. वही वाला एग्जाम्पल लेंगे जो हमने उस दिन किया था. तो एग्जाम्पल, हमने सेट लिया था ए, इसमें 3 एलिमेंट्स थे 1, 2 एंड 7. फिर हमने इसके सारे सबसेट्स निकाले थे. ओके, द फर्स्ट सबसेट वाज 5, देन वी हैड 1, 2, 7, then we had 1, 2, then 1, 7, then we had 2, 7, and finally we had 1, 2, 7 जो कि सेट इटसेल्फ. ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए 8 सबसेट्स. सो वी राइट पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू, तो सारे के सारे सबसेट्स को अगर आप दोबारा एक सेट वाले फॉर्म में लिख दें ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, तो ये पावर सेट हो जाता है. इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर सेट क्लियर? Yes or no? Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. Understood? Yes, ma'am. Okay. ठीक है, तो पावर सेट में कुछ नहीं करते हैं, सारे सबसेट्स लिख देते हैं. मैम, ये आप, यस मैम एक डाउट था. हाँ बताओ. मैम जैसे कि अगर हमने कोई भी एक एलिमेंट लिया तो उसका कम से कम 2 सबसेट्स तो होगा ही. यस, एक इटसेल्फ और एक नल सेट. अगर हमने वो एक ही सेट नल सेट लिया तो फिर मैम एक ही सबसेट होगा ना फिर? हाँ, नल सेट में एक ही होगा. अभी बताती हूँ मैं. ठीक है, अब देखिए इसमें क्या था, ए में कितने एलिमेंट्स थे? ए हैज 3 एलिमेंट्स और पावर सेट ऑफ ए हैज 2 रेज टू द पावर 3, दैट इज 8 एलिमेंट्स. तो ये हमेशा 2 रेज टू द पावर वाला फॉर्मूला वर्क करेगा. अब अभी ये डाउट किसने बोला था? ओम. ओके, ओम. या तो इसको हम नोट में लिख लेते हैं. अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट टर्म हम साइड में, जो भी इम्पॉर्टेंट चीजें हमें बीच बीच में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, साइड में हम लिखते जा रहे हैं नोट में. ठीक है, सिंगलटन सेट, नाम से पता चल रहा है सिंगल. ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है उसे हम सिंगलटन सेट कहते हैं. अ सेट हैविंग ओनली 1 एलिमेंट. जैसे आप ऊपर वाले एग्जांपल्स में देखिए कौन कौन से सिंगलटन सेट हैं. ये सिंगलटन है, एक ही एलिमेंट है. ये भी सिंगलटन है और ये भी सिंगलटन है. जिनके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ऐसे सेट्स को हम सिंगलटन सेट कहते हैं. ठीक है,
तो अब हम नोट में क्या लिखने वाले हैं, हम लिखने वाले हैं कि सिंगलटन सेट के कितने सबसेट्स होते हैं। अ सिंगलटन set has one element। ठीक है, तो अगर इसमें एक एलिमेंट है, अब इसके सबसेट्स कितने हो जाएंगे बताइए। Then it will have how many subsets? ये ब्लैंक कंक्लूड कीजिए आप लोग। How many subsets? मैम कोई 2 होगा और नल सेट होगा तो एक ही हाँ होगा। 2 होगा ना, 2 की पावर 1 दैट इज 2 सबसेट्स। ठीक है, और कौन कौन से वो 2 सबसेट्स होंगे? वॉल्यूम बंद हाँ ठीक है। आपको अगर स्पीकर ऑन करके बोलने में प्रॉब्लम है, यू कैन टाइप एंड सेंड योर आंसर्स, नो प्रॉब्लम। ठीक है, एक सबसेट होगा फाई और एक सबसेट होगा सेट इटसेल्फ। यही 2 सबसेट्स होंगे इसमें। ठीक है, अब ओम ने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो अराइज किया वो किया कि अगर हमारा सेट ही एम्प्टी है, एन एम्प्टी सेट, ठीक है, उसके अंदर एक भी एलिमेंट है ही नहीं, एन एम्प्टी सेट हैज हाउ मेनी एलिमेंट्स? 0। तो उसके सबसेट्स कितने होंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? यू कैन टाइप एंड सेंड योर आंसर, कमेंट सेक्शन में टाइप कर दो या बोल दो, बताओ कितने एलिमेंट्स कितने सबसेट्स होंगे। ये किसी के माइक्रोफोन में इशू है तो आप टाइप करके भेज दो। हाँ 1, ठीक है ना। इसमें 1 कैसे आया हमारे पास? 2 रेज़ टू द पावर 0 दैट इज 1 सबसेट। अब वो 1 सबसेट क्या होगा? देखो हाँ हमने बोला कि फाई या फिर सेट इटसेल्फ, ये 2 होते हैं, लेकिन फाई एंड सेट इटसेल्फ दोनों के दोनों इसमें इस सिचुएशन में क्या है? सेम है, क्योंकि हम फाई सेट की बात कर रहे हैं, तो वो सबसेट होगा फाई, एक ही सबसेट होगा फाई। ठीक है, ये समझ में आया सबको? मैम यस मैम आपने बोला था कि नल सेट और 0 इक्वल नहीं होते, तो फिर हाँ 0 क्यों लिया मैम? 1 सेट होगा ना, कुछ तो होगा ना। 0 यहाँ पे क्या है? 0 क्या है कि कितने एलिमेंट्स हैं। देखो नल सेट क्या होता है? नल सेट खाली होता है, उसके अंदर कुछ नहीं होता। तो अगर मैं पूछूं उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो कितने हैं? एक भी नहीं। एक भी नहीं, एक भी नहीं मतलब 0। 0 एलिमेंट्स, 0 यहाँ पे नंबर है कि कितने एलिमेंट्स हैं। 0 का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर एक 0 रखा हुआ है। ठीक है, 0 का मतलब है कि ब्लैंक है। ठीक है, नल सेट में कितने, देखो ये जो हमने नोट अभी लिखा है ये क्या है कि किसी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, इस पे डिपेंड करता है कि कितने सबसेट्स हैं। तो आपका जो नल सेट है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? कुछ भी नहीं है, तो यानी कि 0 एलिमेंट्स हैं, तो उसके सबसेट्स हो जाएंगे 2 रेज़ टू द पावर 0। ये समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट पावर सेट। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट। ये जितना भी मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ ये सब आप लोगों को क्लास वर्क नोटबुक में लिखना है। ठीक है, तो मुझे पता है कि वाइल अटेंडिंग द क्लास पॉसिबल शायद नहीं हो पाता है आपके लिए फॉलो अप करना और साथ साथ लिखना, लेकिन ये सारे मैं पिक्चर्स क्लिक करके आपके गूगल क्लासरूम पे डाल देती हूँ, आप वहाँ से लिख सकते हैं। आपको सबको लिखना है और जो भी होमवर्क दिया जाता है वो भी रेगुलरली करके सबमिट भी करना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब जैसे यूनिवर्सल सेट पता चल ही रहा है यूनिवर्स से बना है, तो यूनिवर्स में क्या है? सब चीजें जो है वो यूनिवर्स में कंटेन्ड है, सबसे बड़ा यूनिवर्स ही है। ठीक है, तो वहीं से ये नोटेशन आया है यूनिवर्सल सेट का। व्हाट इज द डेफिनेशन? द बेसिक सेट which contains the given sets in a particular situation is called universal set। अब पर्टिकुलर सिचुएशन क्यों बोला है? अब जैसे सपोज करते हैं कि आपकी क्लास की बात करती हूँ मैं, क्लास 11।
ठीक है, तो क्लास 11 केवी ओएनजीसी अंकलेश्वर में कंटेन्ड है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए यूनिवर्सल सेट हो गया केवी ओएनजीसी अंकलेश्वर। अब केवी की बात करती हूँ। अगर केवी ओएनजीसी अंकलेश्वर गुजरात के स्कूल्स में आता है तो उसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, ऑल स्कूल्स ऑफ गुजरात। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि हम कोई ऐसी बात कर रहे हैं, किसी कंपटीशन की बात कर रहे हैं जो ऑल इंडिया लेवल पे हुआ है, तो ऐसी वाली सिचुएशन में हम बोलेंगे कि द सेट ऑफ ऑल द स्कूल्स ऑफ इंडिया दैट इज द यूनिवर्सल सेट। फिर कोई इंटरनेशनल कंपटीशन है तो सेट ऑफ ऑल, या हो सकता है कोई एशिया का कंपटीशन है तो हम बोलेंगे द सेट ऑफ ऑल स्कूल्स ऑफ एशिया इज द यूनिवर्सल सेट। अगर पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो सेट ऑफ ऑल स्कूल्स इन दिस वर्ल्ड इज द यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट मतलब सिचुएशन के हिसाब से होता है, जो ऐसा सेट जिस पर्टिकुलर सिचुएशन में सारे के सारे सेट उसके अंदर कंटेन्ड हों। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं नेचुरल नंबर्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स के लिए कई सारे यूनिवर्सल सेट हो सकते हैं। देखो, नेचुरल नंबर्स जो हैं वो इंटीजर्स के अंदर होते हैं, तो इंटीजर्स को भी ले सकता है कोई स्टूडेंट यूनिवर्सल सेट। वो रैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं, या फिर और भी बड़ा लेना चाहो तो रियल नंबर्स भी ले सकते हो। ठीक है, सो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल एज सच, बस वो उससे बड़ा होना चाहिए और उसके अंदर कंटेन्ड होना चाहिए आपका गिवन सेट, और इसकी नोटेशन होती है कैपिटल यू। ठीक है, इसका एज सच कोई डायरेक्ट यूज नहीं है क्वेश्चंस में, लेकिन वेन डायग्राम जब हम पढ़ेंगे वहां ये यूज किया जाता है। ओके, तो अब हमें देखना है व्हाट इज वेन डायग्राम। ठीक है, नाउ देयर वाज अ फेमस लॉजिशियन और उनका नाम था जॉन वेन। ठीक है, जो वेन डायग्राम्स हैं ये सिर्फ मैथ्स में यूज नहीं होते, जो लॉजिक रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे ये वेन डायग्राम रखा गया है। ठीक है, अब वेन डायग्राम में हमें जो पढ़ना है बहुत ज्यादा डिटेल, वैसे भी वेन डायग्राम बहुत सिंपल है, उसमें बेसिकली एक डायग्राम होता है, तो हम किसी भी सिचुएशन को विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो व्हाट डू वी डू इज यूनिवर्सल सेट जो होता है, सबसे बड़ा तो यूनिवर्सल सेट ही है, इज represented using a rectangle। ठीक है, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम रेक्टेंगल यूज करते हैं। अभी मैं एग्जांपल दूंगी आपको। एंड सेट्स आर represent, yeah, its subsets are represented using, अब उसके लिए या तो सर्कल यूज कर लेते हैं हम या फिर ओवल्स, सिमिलर शेप्स। ठीक है, सर्कल्स या फिर ओवल्स यूज किए जाते हैं सबसेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं कह रही हूँ, सपोज यूनिवर्सल सेट है सेट ऑफ ऑल एनिमल्स। ठीक है, ए है सेट ऑफ ऑल कैट्स, बी है सेट ऑफ ऑल डॉग्स। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन को हम वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हम सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बनाएंगे रेक्टेंगल। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है, हमेशा एक कॉर्नर में हम यू लिख देते हैं, ये यूनिवर्सल सेट है। उसके बाद इसके अंदर हमें एक सेट बनाना है कैट्स का, ए, तो कहीं पे भी बना सकते हैं आप, ऐसा कुछ रूल नहीं है। ये है हमारा सेट ए। ठीक है, अंदर भी लिख सकते हैं या बाहर साइड में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और एक और हमें सेट बनाना है डॉग्स। अब डॉग्स और कैट्स का आपस में कोई लेना देना नहीं है, तो इन्हें साथ में ज्वाइन नहीं करना है, अलग बनाना है। So this is how we represent situations using Venn diagrams। कि हमारा यूनिवर्सल सेट के अंदर ए और बी दोनों कंटेन्ड है, और ए और बी आपस में बिल्कुल भी जुड़े हुए नहीं है क्योंकि उनका आपस में कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है कि हमें सेट के अंदर के एलिमेंट्स भी दिखाने होते हैं। जैसे मतलब मैं बोल दूं डॉग्स में भी कुछ 3 डॉग्स बता दूं, एक्स वाई
z। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये b जो है बाहर लिख देंगे यहाँ पास में, और x y z इनको पॉइंट्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट इसमें और क्या ऐड होगा, एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर represented using points। पर आप बहुत सारी बुक्स में, बहुत सारी एग्जांपल्स में देखेंगे वो पॉइंट्स भी ड्रॉ नहीं करते हैं, सिंपली ए बी सी अगर एक्स वाई जेड ऐसे लिख देते हैं तो भी ये क्लियर ही है कि उसके अंदर के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिक था वेन डायग्राम्स का। अब हम ये वेन डायग्राम्स पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि जब हम सेट्स के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है, डिफरेंट ऑपरेशंस पढ़ेंगे, तो वहाँ पे वेन डायग्राम्स बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो लास्ट एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे, वहाँ वेन डायग्राम्स आपके क्वेश्चंस को बहुत सिंपल बना देते हैं। ठीक है, सो नाउ वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ठीक है, देखिए, जब आपने स्टार्टिंग में, व्हेन यू फर्स्ट स्टार्टेड स्कूल, यू लर्नड अबाउट नंबर्स। सबसे पहले आपने काउंटिंग सीखी थी, उसके बाद धीरे धीरे उसी काउंटिंग पे आपको ऑपरेशन सिखाए गए, यानी कि हाउ टू ऐड नंबर्स, हाउ टू सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ठीक है, ऐसे अब हमने आपको एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस कर दिया, सेट्स। अब हम देखेंगे कि सेट्स के ऊपर हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सेट्स में ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड नहीं होता है। सेट्स के बेसिकली 4 मेन ऑपरेशंस हैं। ठीक है, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं सेट्स के, जो हमें इस चैप्टर में बताए गए हैं। बट नाउ सिंस द सिलेबस हैज बीन रिवाइज्ड, तो आपको सिर्फ यूनियन और इंटरसेक्शन ही पढ़ना है। डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो अब हम यूनियन से स्टार्ट करेंगे। तो वैसे आपको क्या लगता है यूनियन का क्या मतलब होता है इन जनरल, लाइक इन एवरीडे लैंग्वेज, व्हाट डू यू मीन बाय यूनियन? एक साथ आ जाता है। हाँ, वेरी गुड, एक साथ आना, राइट। बहुत सारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में तो बहुत फ्रीक्वेंटली ये वर्ड यूज होता है ना, रीयूनियन, या है ना, या फिर जो जैसे कोई भी ग्रुप है ना लोगों का, या किसी भी चीज का यूनियन, एक साथ आ जाना, राइट। ठीक है, कोई भी दो चीजों या दो से ज्यादा चीजों का एक साथ आ जाना। तो सेट्स में भी यूनियन का यही मीनिंग है। तो सपोज अगर हमारे पास एक सेट है ए और एक सेट है बी, तो उनके यूनियन का मतलब क्या है कि ए और बी दोनों एक साथ आ जाएंगे और उनके सारे एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए, आपकी क्लास में साइंस सेक्शन है आपका, ठीक है, तो सपोज ए इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन मैथ्स एंड बी इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन बायो। ठीक है, तो अगर ए और बी का यूनियन हो गया तो आपको क्या मिल जाएगा, कौन सी क्लास मिलेगी? हाँ, गेट टुगेदर, राइट। 11th। यस, दैट्स राइट, वेरी गुड। क्योंकि अगर बायो वाले और मैथ्स वाले सब मिल जाएंगे तो पूरी की पूरी 11th ए मिल जाएगी आपको। सो दैट इज कॉल्ड यूनियन। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देती हूँ। अच्छा, आप में से ये अभी जो मैथ्स जितने लोगों ने लिया है, आप में से कुछ लोगों ने सीएस लिया होगा, कुछ लोग हिंदी वाले भी होंगे। है कोई हिंदी वाले इस ग्रुप में? अच्छा चलो ठीक है, नहीं है, फिर भी हम सपोज सिचुएशन, अच्छा ठीक है, और कोई सिचुएशन ले लेते हैं। सपोज करो मैं बोलती हूँ ए इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन मैथ्स, ठीक है, एंड बी इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन फिजिक्स। तो अगर इन दोनों का यूनियन होगा तो क्या होगा? तो क्या कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो दोनों सेट्स में हैं?
यस मैम। है ना, क्योंकि जिसने भी मैथ्स लिया है फिजिक्स तो कंपलसरी है ना। अच्छा यार सिंपल लेते हैं, देखो ए मैं बोल रही हूँ सेट ऑफ स्टूडेंट्स who have taken CS, and B is set of students who have taken maths. ठीक है, आप सबने CS ले रखा है क्या? कोई भी हिंदी वाला नहीं है इस ग्रुप में? अच्छा ठीक है, तो मैं एक इमेजिनरी स्टूडेंट बना देती हूँ। ठीक है, सपोज करो देयर इज अ स्टूडेंट से रीना, और रीना ने क्या ले रखा है, उसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री तो है ही, इंग्लिश भी है, और उसने एक सब्जेक्ट लिया है हिंदी और एक सब्जेक्ट लिया है मैथ्स। ठीक है, सपोज उसके कॉम्बिनेशन ये है। अब मुझे ये बताओ कि विल रीना बिलोंग टू द सेट ए? यस मैम। सेट ए में नहीं, उसने CS कहाँ लिया है? क्यों यस? ए में नहीं है ना, CS नहीं लिया उसने, तो रीना कौन से सेट में बिलोंग करेगी? बी में, क्योंकि मैथ्स लिया है उसने, बी। है ना, यहाँ बिलोंग करेगी। तो अब इसमें तो नहीं बिलोंग की वो। अब सपोज करो मैं उसके सब्जेक्ट यहाँ चेंज करती हूँ, अब मैं यहाँ लिख रही हूँ CS। अब बताओ रीना किस में बिलोंग करेगी? मैम यूनियन में। दोनों में बिलोंग करेगी, दैट्स राइट। ठीक है, अब रीना ए में भी है और बी में भी है, तो अब ए और बी का जब यूनियन होगा तो क्या दो दो रीना हो जाएंगे हमारे पास? देखो नो मैम। रीना यहाँ यहाँ भी है और रीना यहाँ भी है। अब ए और बी का जब यूनियन होगा, दोनों आपस में मिले, ए यूनियन बी जब हुआ, तो कितनी रीना मिलेंगी हमें? मैम एक ही तो होगी। हाँ, एक ही तो होगी, बेशक वो दो जगह पे है लेकिन होगी तो एक ही। तो इससे क्या पता चलता है कि जब आप सेट्स का यूनियन करते हैं, तो अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जो दोनों सेट्स में है, तो उसको दो दो बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है, क्योंकि वो सेम ही तो है। ठीक है, तो ये तो जैसे रियल लाइफ एग्जांपल था ना कि रीना दो दो थोड़ी हो जाएंगी, डुप्लीकेट थोड़ी बन जाएगी एक और। ठीक है, तो एक ही रहेगी। तो ऐसे ही जब आप सेट्स का यूनियन करेंगे, तो अगर कोई एलिमेंट दो दो बार आ रहा है तो उसे दो बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। हाँ हाँ, ठीक है, करेक्ट। दोज हु हैव रिटन नो नो, ओके वन। ठीक है, तो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब हम लिख लेते हैं फॉर्मली मैथ्स की लैंग्वेज में, व्हाट डू वी मीन बाय यूनियन। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस मैम। देखो कोई भी डाउट हो तो आप बीच में ही पूछ सकते हैं। ये सबसेट वाला किसने पूछा था लास्ट टाइम? सबसेट के नीचे लाइन होती है ओम। यस मैम। देखो इसका मतलब ये होता है कि वो सबसेट, देखो हमने अभी इनइक्वालिटी मैंने उस दिन आपको पढ़ाई थी, उसमें हमने क्या पढ़ा था? लेस देन है या फिर इक्वल भी हो सकता है। ऐसे इसका मतलब है कि सबसेट है या फिर इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर ए और बी ऐसे अगर बना है सिंबल, तो इसका मतलब है कि ए और ए जो है वो बी का सबसेट है, तो इसका मतलब है ए बी से छोटा हो सकता है, या फिर ए और बी इक्वल भी हो सकते हैं। पर एनसीईआरटी में ये नोटेशन फॉलो नहीं होती, क्योंकि फिर इसके ऑपोजिट नोटेशन ये होती है, उसमें हम इसको कट करते हैं, तो ये ज्यादातर कॉलेजेस में यूज होती है। ठीक है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको बस सिंपल वही वाली नोटेशन यूज करनी है, सबसेट। ठीक है, अब हम यूनियन के बारे में प्रॉपर डेफिनेशन लिख लेते हैं। So let us write, let A and B be two sets, then union of A and B will contain all elements
of A and all elements of B. और ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे? कॉमन एलिमेंट्स आर रिटन ओनली वंस. कॉमन एलिमेंट्स या फिर रिपीटेड एलिमेंट्स आर टेकन ओनली वंस. ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल यूनियन. अब यूनियन का भी एक सिंबल होता है और यूनियन और यूनिवर्सल सेट का सिंबल सिमिलर लगता है. ठीक है, सिंबल फॉर यूनियन इज यू जैसा ही होता है अभी. दिस इज द सिंबल फॉर यूनियन. अब इसको हम लिखते कैसे? एग्जाम्पल एक ले लेते हैं. एग्जाम्पल, अगर ए एक सेट है 1 2 3 4 and B is another set 3 4 9 10. तो A यूनियन B हम कैसे लिखते हैं? देन A और बीच में यूनियन का सिंबल आएगा यूनियन B इज इक्वल टू. अब आप मुझे बताइए व्हाट विल बी द एलिमेंट्स इन A यूनियन B? 1 2 3 4 9 10. यस, देखो A के सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4 और B के भी सारे एलिमेंट्स, लेकिन वो एलिमेंट्स रिमूव करने हैं जो रिपीट हो रहे हैं. तो 3 और 4 रिपीट हो रहे हैं. सो 9 एंड 10. दिस इज हाउ वी राइट यूनियन ऑफ टू सेट्स. ओके, नाउ वी विल सी प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन. जैसे आप छोटी क्लासेस में आपने जब एडिशन पढ़ा तो आपको टीचर ने प्रॉपर्टीज भी बताई कि एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, मतलब कैसे भी ऐड करो हमेशा सेम आंसर आएगा. फिर ये भी बताया कि 0 ऐड करो तो नंबर चेंज नहीं होगा, एंड सो ऑन. सो सिमिलरली वी हैव सम प्रॉपर्टीज फॉर यूनियन आल्सो. लेट अस सी द प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन. Properties of union of sets. ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी बहुत इजी है, आप खुद भी बता पाएंगे कि क्या ये है या नहीं है. कैन आई से A यूनियन B is same as B यूनियन A? Is it okay to say this? Yes, ma'am. है ना, क्योंकि दो ग्रुप्स को हम ज्वाइन कर रहे हैं, कैसे भी ज्वाइन करें सेम लोग ही हमें मिलेंगे. सो दिस इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव लॉ. कैसे भी आप यूनियन लीजिए आपके पास सेम एलिमेंट्स ही आएंगे. यू विल गेट द सेम एलिमेंट्स. दिस इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव लॉ. अब ऐसे ही अगर मेरे पास तीन सेट्स हो जाते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी. मुझे इनका यूनियन करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी. तो अगेन मैं कैसे भी कर सकती हूँ, पहले ए और बी का कर लूँ और सी को बाद में ऐड करूँ, या पहले बी एंड सी का कर लूँ और ए को बाद में ऐड करूँ. विल दिस आल्सो वर्क? Yes, ma'am. है ना, कैसे भी. अगर तीन ग्रुप्स हैं, जैसे सपोज करो मैं बोल रही हूँ एक ग्रुप है मैथ्स वाले स्टूडेंट्स, एक ग्रुप है बायो वाले स्टूडेंट्स और एक ग्रुप है कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स. ठीक है, तो मैथ्स वाले और बायो वाले पहले मैंने इकट्ठे किए तो 11th ए मिल गया और उसमें 11th बी मिला दिया तो पूरा 11th हो गया. या फिर अगर मैंने पहले कॉमर्स वाले लिए, उसमें मैथ्स वाले मिलाए और फिर बाद में बायो वाले मिलाए. सो एवरीथिंग इज सेम व्हिचएवर वे आई मे मिक्स दीज थ्री ग्रुप्स. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ. ओके, नाउ द थर्ड लॉ इज, अच्छा ये आप मुझे बताइए, अगर एक सेट है ए, उसमें मैंने एम्प्टी सेट को यूनियन किया तो मुझे क्या मिलेगा? A. है ना, हाँ कोई भी सेट है उसमें आपने एम्प्टी सेट यानी कोई भी नहीं जोड़ा, कुछ भी नहीं जोड़ा. एम्प्टी सेट इज नथिंग, इट इज एम्प्टी, इट हैज नथिंग इन इट. तो सेम ए ही मिल जाएगा हमें. ठीक है, इसे हम बोलते हैं
लॉ ऑफ आइडेंटिटी। जैसे आप प्लस में करते थे ना, a प्लस 0 इज ऑलवेज a। तो अब यहाँ पे 0 और 5 में कंफ्यूज नहीं होना। 0 जो था यहाँ पे नंबर हुआ करता था, और यहाँ पे हम नंबर्स की बात किया करते थे, ठीक है। यहाँ हम सेट की बात कर रहे हैं, और 5 भी एक सेट है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ आइडेंटिटी, and the identity element is phi or empty sets. This is called law of identity, and phi is the identity of union. ठीक है। Now let us come to fourth law. Easy है ये भी। अगर A का यूनियन करोगे आप A के साथ, तो क्या मिलेगा आपको? मैम ए यही मिलेगा। हाँ, A ही मिलेगा। ओके, तो इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, मतलब उसी के साथ उसका यूनियन कर रहे हैं। आइडेम्पोटेंट लॉ। लास्ट लॉ है, अगर A का यूनियन आप करते हो यूनिवर्सल सेट के साथ, तो क्या मिलेगा? यूनिवर्सल सेट। A का यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ, जैसे कि क्लास 11th A का यूनियन करूं मैं KV ONGC अंकलेश्वर के सारे स्टूडेंट्स के साथ, तो हमें क्या मिलेगा? U है ना, KV ONGC अंकलेश्वर पूरा मिल जाएगा, U, दैट्स राइट। तो पूरा यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा, ठीक है। इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ U। एज सच लॉज के नाम की जरूरत नहीं पड़ती है, पर आपको पता होना चाहिए, इट इज गुड, लाइक यू शुड नो, ठीक है। क्लियर हुआ आप सबको यूनियन? यस मैम, यूनियन की प्रॉपर्टीज समझ में आई? यस मैम। ठीक है। अब इसमें से क्वेश्चंस कैसे होते हैं? बहुत सिंपल होते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लेके बताया था ना, ये वाला, कि A दिया है, B दिया है, यूनियन पूछा है, इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी कभी सेट बिल्डर फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूं, बुक से ही ले रही हूँ क्वेश्चन, A is equal to X such that X is a natural number okay, there is something wrong, presentation बंद हो गया, एक मिनट। ये बस एक एग्जांपल कर लेते हैं, देन आई विल लीव यू। Google Meet also does not want to study. मैम रीजॉइन करके कीजिए। Rejoin, या ठीक है, करती हूँ एक बार ट्राई।